एक रिटायर्ड जज समेत 76 वकला के एक ग्रुप ने इतवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना को एक खत लिखकर जोर दिया है कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों की नस्ल कुशी का मुतालबा करने वाली नफरत अंगेज तकरीर का अज खुद नोटिस लें। खत में वकला ने कहा है कि 17 और 19 दिसंबर 2021 के दरमियान दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से और हरिद्वार में यति नरसिंहानंद की तरफ से मुनक्किद किए गए 2 अलग अलग प्रोग्रामों में नफरत अंगेज तकरीर की गई, जिनमें मुसलमानों की नस्ल कुशी की खुली कॉल शामिल थी। वकला ने कहा कि तकरीर महज नफरत अंगेज तकरीर नहीं है, बल्कि पूरी कम्युनिटी के कत्ल की खुली कॉल के मुतरादिफ हैं। वकला में सीनियर वकील दुष्यंत देव, सलमान खुर्शीद और प्रशांत भूषण शामिल हैं। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम ये खबर है, जिस तरह से हरिद्वार धर्म संसद में एक कॉल दी गई थी, उसको लेकर तकरीबन 76 वकला के ग्रुप ने सीजीआई को अहम खत लिखा है, तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल हिना, देखिए साफ तौर से जिस तरह हरिद्वार में एक सभा बुलाकर एक विशेष कम्युनिटी को सीधे तौर से कहीं ना कहीं कत्लेआम करने की बात कही गई, जो विवादित बयान दिया गया, उसको लेकर 76 जो वरिष्ठ वकील हैं, जिसमें कुछ हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि एनवी रमन्ना को एक पत्र लिखा है और अपनी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और ये कहा है ना कि साफ तौर से इस पूरे मामले को लेकर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना खुद इस मामले का स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं 2 गुटों को आपस में भिड़ाने का है, समुदाय को भड़काने की कोशिश की गई है और जिस तरह हरिद्वार में धर्म संसद लगाकर एक विशेष समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं, वो वाकई कहीं ना कहीं इस मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है और जो भी इस धर्म संसद को जिसने भी ऑर्गेनाइज कराया है, उन तमाम लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उम्मीद ये भी है कि जी। इसी बाबत ही ना सुप्रीम कोर्ट में 1-2 दिन में कुछ याचिका भी दाखिल होने वाली है, क्योंकि जिस तरह हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट किया गया, उन पर विवादित बयान दिया गया, ये वाकई कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ है। तो बेहद अहम खबर है और सबसे अहम ये रहेगा कि क्या इस मामले पर आगे कार्रवाई की जाती है, उससे भी हम अपने नाज़रीन को रूबरू करवाएंगे। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, इलेक्शन कमीशन अगले साल के अवाइल में 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारी कर रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के पेश नज़र इंतखाबात को मुलतवी करने का फैसला भी लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के आला उहदेदार आज मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण के साथ तबादला ख्याल करेंगे और ओमिक्रॉन से मुताल्लिक जानकारी हासिल करेंगे। ज़राए के मुताबिक इम्कान है कि ईसी को भूषण से कोविड-19 की सूरत हाल और ओमिक्रॉन की मुख्तलिफ वेरिएंट के फैलाव के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल होगी। गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर असेंबलियों की मुद्दत कार अगले साल मार्च में मुख्तलिफ तारीखों में ख़त्म हो रही है, जबकि यूपी में असेंबली की मुद्दत मई में ख़त्म होगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा माह इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इंतखाबी मुहिम, पोलिंग के दिनों और गिनती की तारीखों के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने के लिए भूषण से तजावीज भी ले सकता है। दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन का फैलाव हो रहा है, इस सब के बीच इलेक्शन कमीशन की आज बेहद अहम एक मुलाकात हो रही है, मीटिंग होने वाली है, जिसमें वो तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेंगे सेहत सेक्रेटरी के साथ, तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि आज 11 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय की इलेक्शन कमीशन के साथ बैठक होनी है। 5 राज्यों के साथ बैठक होगी, जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और इस बैठक का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के जो केस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए किस तरीके से गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, उसको लेकर ये बड़ी बैठक आज मानी जा रही है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और ओमिक्रॉन के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि पिछली बार जब दूसरी लहर थी, उस समय बंगाल चुनाव थे और उसके बाद बंगाल चुनावों के बाद जिस तरीके से कोविड के जो केसेस
केसेस थे वो लगातार बढ़ गए थे, उसको देखते हुए ये आज एक अहम बैठक मानी जा रही है कि इस बैठक में रैलियां होंगी चुनावों की, उसको लेकर किस तरीके से गाइडलाइंस तैयार की जाए। और जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये भी है कि जो स्वास्थ्य वो है वर्कर्स, उनको किस तरीके से जो वो बूस्टर डोज दिया जाए, और साथ ही बच्चों को जो 15 साल से लेके 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको भी अब 3 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम उनका जो है उसको शुरू किया जाएगा। तो उन पूरी उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी कि किस तरीके से रूपरेखा तैयार हो, साथ ही रैलियों को लेकर प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से कब रैलियां करनी है, कितने लोग उसमें होंगे। मतलब कुल मिला के हमें कह सकते हैं मोटे तौर पे कि चुनाव आयोग की जो अहम बैठक है वो इस चीज को लेकर है स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कि चुनाव भी हो जाए, लेकिन किसी तरीके से ये जो बीमारी है तो काफी वो भी इस मीटिंग को माना जा रहा है। इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इतवार के रोज कई रियासतों में इस किस्म से मुतासरा मरीजों का पता चला। इसके बाद मुल्क में ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद की तादाद 492 तक जा पहुंची है। केरल में ओमिक्रॉन के 19 नए मामले रिपोर्ट हुए, जिससे रियासत में केसेस की तादाद 57 हो गई है। इनमें से 11 अर्नाकुलम में, 6 तिरुवनंतपुरम में और एक केस थ्रिसूर और कुन्नूर में दर्ज किया गया। जबकि इतवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 31 नए केस रिपोर्ट हुए। रियासत में इस किस्म से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़कर 141 हो गई है। रियासती महकमा सेहत ने एक बयान में कहा कि मुंबई में ओमिक्रॉन के 27 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुंबई में केसेस की तादाद 73 तक जा पहुंची है। ये तमाम नए मामले मुंबई एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के दौरान पाए गए। इनमें से 61 मरीज सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मुंबई से इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, आपसे ताजा आदादोशुमार चाहेंगे और सबसे अहम ये कि गाइडलाइंस के ताल्लुक से भी हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, जिस तरह से ओमिक्रॉन के जो मामले हैं लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं रोज़ाना चौंका देने वाले नंबर्स हैं। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि हर दिन 30 से ज़्यादा मरीज़ सामने आना अपने आप में एक बड़ा नंबर है। एक दिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो 30 मरीज़ आए थे, जिसमें से 29 मरीज़ मुंबई के थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और ये जो आंकड़ा बढ़ते हुए 141 के करीब पहुँच चुका है। अगर देश भर के पूरे आंकड़े पर नज़र डालें तो उस आंकड़ों में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के आंकड़े हैं जो चौंका देते हैं। इसके साथ साथ जो कोविड के जो मामले हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम पिछले एक सप्ताह की बात करें तो लगातार हर दिन 50 से 100 लोग कोविड के पेशेंट का इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो कल के जो आंकड़े थे वो भी चौंका देने वाले थे। 1600 के करीब जो ये कोविड के पेशेंट सामने आए थे, जिसमें तो मुंबई में 896 के करीब है, यानी कि 900 के करीब मुंबई में। तो ये बढ़ते आंकड़े परेशानियों का सबब बनते जा रहे हैं। भले ही सरकार की तरफ से कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन अब उस गाइडलाइन की अनदेखी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़ ना करें, धारा 144 लागू है मुंबई में, इसके बावजूद भी कई जगहों पे भीड़ साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और जहाँ तक महाराष्ट्र सरकार की बात करें, जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी कि सार्वजनिक स्थलों पे 4 से ज्यादा लोग नहीं जमा हो सकते हैं। अगर तो बहरहाल महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के नए मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। तशवीश का बायस है, देखना अहम रहेगा कि क्या हुकूमत आगे गाइडलाइंस मजीद नाफिज करती। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम तर जानकारी के लिए। दारुल हुकूमत दिल्ली में दिल्ली हुकूमत कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते हुए मामलात के दरमियान रात का कर्फ्यू नाफिज करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान नाइट कर्फ्यू का निफाज रहेगा। दिल्ली हुकूमत ने येलो अलर्ट में जाने से पहले ही एहतियाती तौर पर यह फैसला लिया है। अगर आज भी कोरोना के इन्फेक्शन की शरह 0.50% बरकरार रहती है तो दिल्ली मेट्रो के 50% कैपेसिटी के साथ चलने के साथ साथ बाजारों में ताक और जुफ्त का फॉर्मूला लागू हो जाएगा, यानी ऑड और इवन का, जबकि दीगर कई पाबंदियां भी लागू हो जाएंगी। इस सब के बीच दिल्ली में आज से 5वीं जमात तक के स्कूल दोबारा खुल गए हैं। इससे पहले क्लास 6 और इससे ऊपर के स्कूलों को 18 दिसंबर से दोबारा खोला गया था।
फिजाई आलूदगी की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए थे। 17 दिसंबर को एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली एनसीआर में मरहलेवार स्कूलों को दोबारा खोलने की इजाजत दी थी। ताहम ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नजर बच्चों को स्कूल बुलाए जाने के बारे में वालिदैन और सरपरस्तों में शुकूक और शुबात भी देखे जा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे रचना का, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। रचना, आज दोबारा से स्कूल जो है वो खुल रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हिना, जिस तरीके से आज 5th क्लास के जो बच्चे थे उन लोगों के स्कूल खुलने थे 27 तारीख से, और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि आज रात से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी इम्पोज किया गया है, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की चिंताएं भी यहाँ पर बढ़ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कवायदे इससे निपटने के लिए की जा रही है। लगातार जो मीटिंग्स हैं वो की जा रही है, और ऐसे में जो स्टेप उठाने चाहिए इससे बचने के लिए वो भी सरकार कर रही है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, इसी बीच बच्चों के जो स्कूल खोले जाने का फैसला है वो कितना यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंतित हैं। कंसर्न लेटर जरूर लिए गए हैं, लेकिन कंसर्न लेटर के बाद भी क्या अब बच्चे वहां पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, कितने बच्चे पहुंचेंगे, क्या अटेंडेंस? जी बिल्कुल, तो आज देखना अहम रहेगा कि वालिदैन की क्या कुछ तशवीश रहती है, उनका क्या कुछ रिएक्शन रहता है, उस पर भी नजर बनी हुई है। रचना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे और रियासत को कई सौगातें देंगे। पीएम मोदी तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पन बिजली मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे, संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्राम की सदारत भी करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। तकरीबन 3 दहाइयों से जेर इल्तवा ये मंसूबा पीएम की कोशिशों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। इस प्रोजेक्ट को जमीन पर ले जाने के लिए मरकजी हुकूमत ने 6 रियासतों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली से बात करने के बाद उन्हें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया। 40 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट की तामीर तकरीबन 7,000 करोड़ की लागत से की जाएगी। ये प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। इसके जरिए दिल्ली हर साल तकरीबन 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी फराहम कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल मुल्क में दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल में लाने पर जोर देते रहे हैं। परफ्यूम ताजिर पीयूष जैन को इतवार की रात उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सेंट्रल जीएसटी ने गिरफ्तार कर लिया। पीयूष जैन को आज कानपुर की अदालत में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि सेंट्रल जीएसटी कोर्ट से पूछताछ के लिए पीयूष जैन की तहवील तलब कर सकती है। इसके साथ ही पीयूष के दोनों बेटे पहले ही हिरासत में हैं। बताया जा रहा है कि जीएसटी, इंटेलिजेंस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टरेट जनरल के छापों में पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर के घर से कुल 257 करोड़ रुपए की नकदी यानी कैश बरामद हुआ। इसके अलावा 15 किलो सोना भी जब्त किया गया। कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, पीयूष जैन को आज अदालत में पेश किया जाएगा, बहुत ही अहम इस कार्रवाई को माना जा रहा है। जी हिना, बिल्कुल। जिस तरह से कन्नौज में छापेमारी हुई, कानपुर के बाद जिस तरह से कन्नौज में जब छापेमारी हुई तो लगातार जो घर उनका पैतृक घर था उसके घर के बगल में दूसरा घर बनाया था पीयूष जैन ने, वहां पर इस तरीके से घेराबंदी करके ये घर बनाया गया था। जयपुर के इंजीनियर बताया जा रहा है कि जो जब घर बना था तो किले की तरह एक बिल्कुल बना था। जो दरवाजे वहां पर 8 दरवाजे लगे थे, और जब वहां पर जांच शुरू हुई है, दरवाजे बहुत मुश्किल खुले हैं। जब जांच शुरू हुई तो फर्श से लेकर सीलिंग से लेकर के सीढ़ियों तक के जो है पैसे निकले हैं, यहाँ तक की जो बिस्तर और सारी चीजों में जो पैसे निकले हैं। अब तक का जो कैश की बात की जाए 257 करोड़ रुपए कैश बताया जा रहा है कि बरामद हो चुका है। अभी भी जांच जारी है, और कल रात जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है पीयूष जैन की, उसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी रिमांड ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो कहीं ना कहीं अब ये बताया जा रहा है कि जो इनके करीबी हैं उन पर भी जांच का जो है अंदेशा है। और दूसरी बात
ये कि उनके करीबियों से जो जानकारी मिली है, सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि पीयूष जैन एक बहुत साधारण तरीके से रहता था और वो आज भी एक स्कूटर से चलता था, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कई और लोग हो सकते हैं। इतना बड़ा जी बिल्कुल, तो क्या कुछ जानकारी हासिल कर पाती है आज, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी क्योंकि बेहद अहम मामला इसको उत्तर प्रदेश का माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम तर जानकारी के लिए। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और आज आफाकी शोहरत याफ्ता शायर मिर्जा गालिब का यौम पैदाइश है। वो 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे। उनका पूरा नाम असदुल्ला खान था। पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में अपना तखल्लुस गालिब रखा। नाज़रीन, गालिब की अजमत का राज सिर्फ उनकी शायरी के हुस्न बयां की खूबी में ही नहीं, बल्कि उनका असल कमाल ये है कि वो जिंदगी के हक़ायक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते थे। गालिब के कलाम का दुनिया की कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। यौम पैदाइश के मौके पर दुनिया भर में गालिब को याद किया जा रहा है। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। खुर्रम, उर्दूदा तबका आज मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को अपना जो खिराज है वो पेश कर रहा है। दिल्ली से क्या कुछ खबर? देखिए हिना, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब क्योंकि एक ऐसे शायर हैं जिनको उर्दू जबान में पैगंबर की हैसियत हासिल है और उन्होंने खुद अपने बारे में कहा था कि वो अंदाज़े बयां और के शायर हैं। तो दिल्ली वाले हमेशा उनको याद करते हैं। यहाँ पर 2 इदारे हैं, गालिब अकेडमी है, गालिब इंस्टीट्यूट है। और क्योंकि गालिब का ताल्लुक दिल्ली से रहा तो दिल्ली में उनको लेकर के एक रिवायत रही है, वो रिवायत आज भी कायम है। और यही वजह है कि आज तकरीबन 11 बजे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का जो मज़ार है बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में, वहाँ पर उर्दू वाले जमा होंगे और वहाँ पर गुलहाय अक़ीदत उनको पेश किए जाएंगे। इसी के साथ साथ गालिब अकेडमी की तरफ से गालिब के 150 साल एक उस पर लेक्चर रखा गया है, जबकि गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से भी जो उर्दू सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए अपना डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। जी खुर्रम, तो आज हर कोई गालिब को अपने अपने अंदाज में याद कर रहा है, खास तौर पर उर्दू दां तबका। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका तमाम तर जानकारी के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।